नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के न्यू सिलेबस को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो न्यू सिलेबस पर आधारित सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपको यहां पर बाजारू किताब एकदम नहीं लेना है। बहुत लोगों ने यहां पर बिजनेस बना करके किताब अपने ज़िले बाय ज़िले जा करके बेच दी है। वो किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको लेने की, लेकिन 1400, 1500, 2-2 हज़ार का यहाँ पर बेचा गया है। तो आप सभी उसके पीछे कभी भी दीवाना नहीं हुए। आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें। JCERT की जो जैक की किताब है उसको उठाइए और पढ़िए, जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए, अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम तक पढ़ाई जा रही है। देखिए, अभी यहाँ पर सिलेबस को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए, देखिए विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए हमारा फ़ी जो है यहाँ 500 रुपये है। 1 से 5 में जुड़िए या 6 से 8 में जुड़िए। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको 1 से 5 में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों का क्लास दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी कीमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपये ही प्राइस रखने का विचार बनाया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगी तो आपको यहाँ पर यह आपको मिलेगा 800 रुपये में। इसलिए अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलता है यहाँ पर न्यू सिलेबस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, ठीक है। पियाजे साहब को सभी को जानते हैं, आप लोग पियाजे नाम सुने ही होंगे, क्योंकि पियाजे साहब से सभी को अवगत है। यहाँ से अगर आप सीटेट दे रहे होंगे यानी किसी राज्य का टेट दे रहे होंगे तो आपको जीन पियाजे से परिचय हुआ ही होगा, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं कितनी है, ठीक है। तो देखिए, पियाजे साहब ने बच्चा का जो ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, उनके विकास की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित सिद्धांत दिया, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं, 3, 4, 5 या 6। तो पियाजे के अनुसार बाल विकास के यहाँ पर जो है 4 अवस्थाएं हैं। कौन है? 4 अवस्थाएं हैं। या 4 अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? 4 अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? तो पियाजे साहब ने दिया, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं और यह प्रश्न आपका ज़्यादा करके आप देखिएगा तो ये सीटेट का प्रश्न होता है, और यूपी टेट में भी पूछा, बिहार टेट में भी पूछा, और यहाँ पर झारखंड टेट में भी पूछा, ठीक है। तो ये एकदम देख लेना है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए, उस 4 अवस्था का नीचे हमने नोट्स भी आपको बना दिया है, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ये 4 अवस्थाएं में कौन कौन अवस्थाएं आती है याद रखिएगा। यहाँ पर वो इसको याद मत रखिएगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इसको मत याद रखिएगा, ठीक है। याद किसको रखिएगा? इसको रखिएगा। ये किसके अनुसार? तो ये भी विकास की अवस्थाएं हैं, लेकिन किसके अनुसार है ये? तो जीन पियाजे। तो ये जीन पियाजे नाम देगा तभी इसको याद करना है, जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। तो देखिए, जीन पियाजे के अनुसार विकास की 4 अवस्थाओं में पहली जो अवस्था होता है उसको हम लोग कहते हैं संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। इसमें बच्चा जो है इंद्रियो गामक में चरण करते रहता है, विचरण करते रहता है। सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, और यह होता है जन्म से 2 वर्ष। यानी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा क्या करते रहता है? तो कल्पना जगत में विचरण करते रहता है। उसको कुछ भी पता नहीं रहता है, सिर्फ वो कल्पना जगत में कुछ ख्यालों में डूबे रहता है, अपने हंसता है, अपने रोने भी लगता है। तो ये कल्पना जगत होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, यानी पहली अवस्था है ये किसका? संज्ञानात्मक विकास का, जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। दूसरी अवस्था को हम लोग कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करने लगता है? तो चलने लगता है, अक्षर को पहचानने लगता है, देखने लगता है, बोल बत्ती जानने लगता है, कलर को पहचानने लगता है। लेकिन इसमें बच्चा जो है वजन माप इस समय डिसाइड नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी 1 किलो अगर रुई दे दिया, 1 किलो रुई दे दिया जाए वो बहुत बड़ा दिखेगा, और 1 किलो आटा दे दिया जाए तो बच्चा पता नहीं कर पाता है कि किसका वजन कितना है और कौन ज़्यादा है कौन भारी है। ये अभी तक इसके
मन में चलते रहता है। ठीक है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है और इसका यहाँ पर जो होता है इससे पूछे भी जाते हैं प्रश्न। तो ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो दूसरी अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। तीसरी अवस्था देखिए मूर्त है। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें बच्चा मूर्त रूप से काम करने लगता है। ठीक है, यह है 7 से 11 वर्ष तक। क्या है? 7 से 11 वर्ष तक, जिसको हम लोग कंक्रीट ऑपरेशनल के नाम से जानते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल। अगला देखिएगा अमूर्त। अगला देखिएगा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, अ से अमूर्त, अ में वही मंत्रा चलेंगे तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 4 अवस्थाएं हैं, ये 11 से ऊपर है। तो आपको सबसे पहला चीज़ तो देखिए यहाँ पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इसका भी डेट याद रखना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे कहते हैं 1 से 6 चलेंगे, यहाँ पर फिर 6 से 12 चलेंगे, फिर 12 से 18 चलेंगे, फिर 18 से ऊपर। तो देखिए उसमें 6 का पहाड़ा पढ़ते रहते हैं हम लोग। किसमें? जिसमें बाल विकास की अवस्थाएं की जो 4 गो है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो 6 का पहाड़ा पढ़ते चलिएगा, वो हो गया। ठीक है, और इसमें कितना है तो देखिए इसमें आपको बताया गया, क्या बताया गया? पहला है 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, फिर 7 से 11 वर्ष और फिर 11 से ऊपर। तो 2 की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, अभी आपने देखा क्या हमने बोला था? पहला है संवेदी गामक अवस्था या इंद्रियगामिक अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद है मूर्त और उसके बाद है अमूर्त। बस यही चीज़ को याद रखना है। ठीक है, मूर्त और अमूर्त और संवेदी। तो पहला अवस्था संवेदी अवस्था है। संवेदी किस में ऑप्शन दिया गया है? आपका डी में ऑप्शन है, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। कितना सही हो रहा है आप सभी बताते चलिएगा, अपना भी यहाँ पर तैयारी करते चलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट्स बना हुआ है आपको कि संवेदी गामक को संवेदी पेशीय या इंद्रिय गामक या इंद्रिय पेशीय अवस्था भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी संवेदी नहीं दे करके आपको इंद्रिय गामक या इंद्रिय पेशीय भी नाम लिख देता है। देखिए नाम चेंज करने में बहुत ही तेज होते हैं, जिससे आपको क्या होगा, कन्फ्यूज हो कि अब संवेदी तो है ही नहीं, किसको मारे? तो संवेदी नहीं है तो इंद्रिय दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? इंद्रिय। और गामक साथ में लगा हुआ रहेगा या पेशीय लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये सभी उसी के अंतर्गत आते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज ना। लेकिन इंग्लिश का वर्ड चेंज नहीं रहेगा, सेंसरी मोटर स्टेज। इसलिए इंग्लिश वाला में ज़्यादा अच्छा होता है कि नाम एक ही रहता है, लेकिन हिंदी में नाम बहुत ज़्यादा होते हैं जो कभी कभी कन्फ्यूजन भी कर देते हैं। इसलिए कभी कभी इंग्लिश का भी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था कहलाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पियाजे हैं, पियाजे के अनुसार जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बताया था, क्या बताया था आपको? पहला है 0, पहला क्या है आपका? 0 से 2। पहला क्या है आपका? 0 से 2 है। पहला 0 से 2 था, फिर 2 से 7 था, फिर क्या था? 7 से 11 और फिर था 11 से ऊपर। तो ये 0 से 2 सेंसरी मोटर स्टेज था आपका, जिसको हम लोग संवेदी गामक कह रहे थे। फिर 2 से 7 को हम लोग क्या कर रहे थे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और 7 से 11 को क्या कर रहे थे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यही था ना। तो इसमें पूछा पियाजे के अनुसार 7 से 11 क्या कहलाता है? तो 7 से 11 थर्ड अवस्था हो गया और इसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस में दिया हुआ है ऑप्शन? तो आप देखिएगा बी में दिया हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नोट्स फिर से हमने यहाँ पर बना दिया। पहला संवेदी गामक 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और अमूर्त संक्रियात्मक 11 से ऊपर। एकदम दिमाग बिठा लीजिए, प्रश्न ज़्यादा करके आपको इसमें यही आएगा, अवस्था पूछ देगा सिर्फ। ठीक है, और उसका डेट पूछ देगा कि कब से कब तक होता है ना। ये बार बार पूछा गया है, बार बार देखा गया, बहुत ही MBBI क्वेश्चन और सभी राज्यों में यहाँ से पूछा गया है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र है, बताइएगा जल्दी से। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद।
जन्म से 24 माह तक का क्या कहते हैं हम लोग बताइए? तो इसको संवेदी कहते हैं, इंद्रियगामक कहते हैं। 2 से 7 वर्ष को क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 7 से 11 को क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और 11 से ऊपर वाले को ही तो अमूर्त कहते हैं ना। तो आपसे पूछा औपचारिक या अमूर्त, तो किस में आंसर जाएगा? डी में आंसर जाएगा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट बस देखिएगा। नेक्स्ट, बालक का वृद्धि एवं विकास, बालक का वृद्धि एवं विकास का ये टॉपिक चल रहा है आपका। तो देखिएगा यहाँ पर, बालक विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत का आधार है। बालक का विकास का जो है, बालक का जो विकास, उसमें जीन पियाजे के सिद्धांत का क्या आधार है? जीन पियाजे ने बालक के विकास के लिए क्या सिद्धांत को आधार बनाया है? मनोविश्लेषणात्मक, नैतिक, मनोसामाजिक या संज्ञानात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर जीन पियाजे ने जो बालक के विकास का सिद्धांत बनाया है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। किसका है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को अपनाया है। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास। चलिए और कौन कौन से दिए हैं इसको भी हम यहाँ पर आपको दिखला देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मनोविश्लेषण सिद्धांत था ना, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहल वर्ग ने दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। देखिए आपको ये भी पूछा गया कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ये कोहल वर्ग ने दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। संज्ञानात्मक विकास का पिता किससे कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास का पिता किससे कहा जाता है? स्टैनली हॉल, प्रियर, पियाजे या वाटसन, किसको कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का पिता? ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का पिता किसको कहा जाता है? अभी आप लोग देख रहे थे, वो जीन पियाजे साहब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीन पियाजे साहब को संज्ञानात्मक विकास का पिता कहा जाता है। तो जीन पियाजे को देख ही लेना है और इसकी अवस्था को सिर्फ याद कर लेना है। सिंपल, यहाँ से यही प्रश्न निकल के बार बार आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाले प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? ठीक है, निर्जीव वस्तुएं हैं लेकिन उसको प्रकृति में सजीव गुण देने वाले प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन या वस्तु स्थैर्य। ठीक है, तो देखिए निर्जीव वस्तुओं का जो सजीव गुण देगा वो आपका कहलाएगा सजीव चिंतन। क्या कहलाएगा आपका? सजीव चिंतन के नाम से यहाँ पर जीन पियाजे साहब ने उसका नाम दिया है कि सजीव की उसमें सोच है, इसलिए सजीव चिंतन इसको कहा जाएगा। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बालक का विस्फोटिंग काल जो होता है ये किशोरावस्था होता है। इसमें बालक जो होता है यहाँ पर सैनिक का रोल कर रहा होता है। ठीक है, इसमें वह इसमें वह जो है पूरा कल्पना जगत भरा हुआ रहता है, पूरा तार्किक चीज़ों की सोच में रहता है और जो सोचता है वैसा बनने की कल्पना कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए इस समय ज़्यादा विस्फोटक होता है, उसके मन में बहुत बड़ा विस्फोट चलते रहता है कि क्या करें और क्या नहीं करें, इसकी पूरी स्थिति उसके मन में बनी हुई रहती है। इसलिए उसमें हमेशा विस्फोट और तनाव भरा हुआ रहता है उसके जिंदगी में। ये किशोरावस्था का काल कहलाता है। ठीक है, तो किशोरावस्था जो है पूरा तनाव और विस्फोट वाला अवस्था होता है बच्चा का। उस समय बच्चा कुछ कर गुजरने के लिए सोचता है और जो बच्चा जैसा सोच लेता है वह वैसा करके दिखला भी देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किसने कहा था वो हमने लिख दिया है। स्टैनली हॉल ने कहा था कि बच्चा किशोरावस्था में विस्फोट और तनाव की स्थिति में रहता है। स्टैनली हॉल ने कहा था कि बच्चा किशोरावस्था में विस्फोट और तनाव की स्थिति में रहता है। देखिए हम आपके लिए अब न्यू सिलेबस जो अभी अपडेट है उसके अनुसार भी पूरा आपको हम देने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं तो आपकी फ़ी देखिए बढ़ेगी, आपकी फ़ी देखिए बढ़ेगी अगर अच्छी तैयारी आपको चाहिए तो। अब आपकी फ़ी यहाँ पर 500 रुपये में जो आप तैयारी करते हो नहीं हो पाएगी, आपको 800 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ये सिलेबस पूरे चेंज कर दिया गया है, जिसके लिए अब आपको यहाँ पर राशि बढ़ाई गई है। तो आप सभी जल्द से जल्द जुड़ेंगे और अच्छे अगर तैयारी करना होगा पूरे सिलेबस के अनुसार तो आप जो किताब और ये फालतू वाले जो चैनल को देख रहे हैं उसको छोड़िए और आप यहाँ आपको हैंड रिटेन नोट्स पूरे हम बना के आपको पूरे यहाँ पर जो सिलेबस का देंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न है
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। सब कुछ आपको बता दिए हैं, आप सभी कमेंट कीजिए, सभी कोई लाइव चैट में जुड़ जाइए, सभी कोई जुड़िए। देखिए बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन लाइव चैट नहीं कर रहे, इसलिए जो भी देखे हैं वो सभी लाइव चैट में अवश्य भाग लीजिएगा, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, दूध से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। और देखिए जितने लोग वीडियो को देखते हैं ना, लाइक बटन अवश्य दबा दिया कीजिए जिससे अन्य लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। तो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबा के जरूर वीडियो को शेयर कीजिए जिससे अन्य भाइयों को, अन्य बहनों माताएं को, सभी के पास पहुँच सके और उनका यहाँ पर जेटेट निकल सके। क्योंकि आपको हैंड रिटेन नोट्स जो कि हर दिन हम आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर करके आपको कड़ी मेहनत के बाद देते हैं, और आपको सिलेबस तो यहाँ तो चेंज हुआ उसके बाद और भी कड़ी मेहनत के बाद आपके पास पहुंच रहा है। तो आप सभी इसको जितना सीधा हो सके शेयर हो सके, कर सके और सभी के पास यहाँ पर इसको पहुंचा सके। तो बहुत जल्द आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। आप 1 से 5 के लिए अभी आपको 500 थे, लेकिन इसको बढ़ा के 800 किया गया न्यू सिलेबस के अनुसार। अब आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं 800 में, चाहे 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी जुड़िएगा और जल्दी जल्दी यहाँ से तैयारी करने लगिएगा, ठीक है। तो चलिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है आपको, ठीक है। जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। अभी आपको देखिए बताए थे 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से ऊपर जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए अब यहाँ पर आपका क्या है, ये तो प्रश्न होते जा रहा है। तो जन्म ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना हो गया, तो 2 से 7 वर्ष हो गया। देखिए हम आपको 800 रुपये में क्या क्या दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ क्षेत्रीय भाषा छोड़ दीजिएगा, क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सब सब्जेक्ट का आपका दे रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस और सीडीपी, इतने सब्जेक्ट का इसमें आपको कवर अप करवाया जा रहा है। तो ये बहुत ही कम फी है, आप मान के चलिएगा। बहुत लोग तो यहाँ पर 68,000 रुपया ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर जुड़ करके जो तैयारी कम वाला में कीजिएगा वो सबसे ऑथेंटिक है आपका। आप अभी के अभी जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन से याद है? याद है अभी आपको तो जल्दी कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त या अमूर्त, कौन है तीसरी अवस्था? तो संवेदी गामक पहली अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था और अमूर्त हो गया चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो तीसरी अवस्था है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को इंगित करता है? पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को इंगित करता है? पकड़िएगा, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। जी संवेदी गामक कितना होता है याद है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितना होता है? 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त होता है 11 से ऊपर। क्या पूछा है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कौन सी नाम से आप जान रहे हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। सभी प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं पियाजे से। आपका यहाँ भी बाल विकास के वृद्धि सिद्धांत के अनुसार ये पियाजे का आपका नाम छुपा हुआ रहता है, आप सभी को देखना आवश्यक होता है। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है, ठीक है। तो ये आपका किशोरावस्था में होता है। तार्किक चिंतन बहुत ज़्यादा लोग लॉजिक करते हैं क्योंकि उनके लाइफ से संबंधित जुड़े हुए चीज़ें होती है, वो दुनिया और संसार को समझने लगते हैं किशोरावस्था में। इसलिए इनके साथ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सोच और चिंतन की प्रवृत्ति और विस्फोट तनाव बना हुआ रहता है क्योंकि वह दुनिया को समझने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पियाजे की कौन सा अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त का संबंध किससे होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से होगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे बंधु, अमूर्त तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर, एकदम क्लियर रखिएगा। तो ये अमूर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अमूर्त हो जाएगा। पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? अनुकूलन किसके द्वारा होता है पियाजे के अनुसार बताना है। आत्मसातीकरण, आत्मविवेक बल, आत्मबल या कोई नहीं, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार जो अनुकूलन किसी का भी जो होता है वो आत्मसातीकरण, आत्मविवेक, आत्मविश्लेषण के कारण ही होता है, ठीक है। लेकिन उसका यहाँ पर नाम दिया गया है आत्मसातीकरण को ही आप यहाँ पर मारिएगा, ठीक है। तो अनुकूलन किसके द्वारा होता है? आत्मसातीकरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा,
आत्मसातीकरण शब्द का प्रयोग किसने किया? जीन पियाजे ने किया। तो विकास के संबंध में क्या सही है? विकास के संबंध में क्या सही है आपको बताना है। विकास एक निश्चित समय तक ही होता है, विकास रुक जाता है, विकास के लिए समय का निर्धारण नहीं होता है, या सभी। ठीक है, देखिए विकास यहाँ पर डेवलप का सेंस यहाँ पर कहा जा रहा है, डेवलप विकास कब हो सकता है। तो देखिए एक कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा विकास का, किसी का घर जो है यहाँ पर खपड़ेल का मकान था, आज से 20 साल पहले उसका मकान खपड़ेल का था, उसके बच्चे अब बड़े हो गए, अब उस जगह पर जो है वहाँ पर जो है मिट्टी के घर खपड़ेल घर हट गए हैं, अब वहाँ पर पक्के का घर है। ये किसका परिणाम हुआ? ये उस समय जो था खपड़ेल घर में यहाँ पर साइकिल था, साइकिल से लोग चलते थे। आज यहाँ पर 4 चक्किया वाहन लगे हुए हैं और मोटरसाइकिल का भरमार लगा हुआ है। किसका है? तो देखिए ये विकास हो गया, ये विकास हो गया। तो विकास कभी भी हो सकता है, विकास का समय कोई निश्चित नहीं होता है, विकास एक निश्चित समय तक नहीं होता है, विकास का कोई समय निर्धारित नहीं होता है, विकास कभी भी हो सकता है। ठीक है, विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, विकास एक निश्चित समय तक होता है, ये तो गलत हो गया। विकास के लिए समय निर्धारित आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आज किसी की स्थिति खराब है, कल वह बहुत अच्छा और बड़ा आदमी बन सकता है, उसमें बहुत अधिक डेवलपमेंट आ सकता है, उसके खानदान में डेवलपमेंट आ सकता है। तो ये विकास निश्चित समय तक नहीं होता है। विकास रुक जाता है, विकास ऐसा नहीं कि रुकता है, वो अनवरत चलते रहता है, कुछ न कुछ उसमें विकास जो है होते रहता है। या तो विकास नीचे हो सकता है या तो विकास ऊपर हो सकता है, लेकिन विकास रुक नहीं सकता है, विकास रुक नहीं सकता है। विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, बिल्कुल यही आंसर आपका इसमें सही है कि विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, विकास के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं है। जब भी कोई आदमी मेहनत करने लगता है, अच्छे संसर्ग में आ जाता है, अच्छी संगति में आ जाता है, अच्छा पर्यावरण में आ जाता है, उसका विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, बिल्कुल यही सही आंसर होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। देखिए यहाँ पर विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाओं को आपको पढ़ना है, अवस्थाओं को, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसी के अनुसार ये प्रश्न है। ये आपका न्यू सिलेबस में भी है, ओल्ड सिलेबस में भी है, तो आप सभी को यहाँ से ज़रूर देख लेना है। और पीडीएफ आपको तो हम बता देते हैं कि सिलेबस आया नहीं आया, आपको यहाँ पर सीडीपी का हमने जो नोट्स बना दिया है वहाँ से तो आपको 15 से 18 प्रश्न भिड़ना ही भिड़ना तय है, इसमें कोई शक ही नहीं रखना है आपको। बाकी जो प्रश्न है वो आपके मानसिक स्तर पर होगा, जो आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन आप यहाँ से अगर जुड़ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको वो भी पकड़ाने का पूरा संभावना रहेगा। तो आप अभी जुड़िए, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये दे करके ही जुड़ना है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सारा चीज़ आपको कंप्लीट मिलेगा और सारा चीज़ आपको ऑनलाइन यहाँ तैयारी करवाया जा रहा है। डेली पीडीएफ, डेली वीडियो, सारा कुछ दे करके आपको यहाँ पर कम समय में अधिक तैयारी आप कर सकते हैं, अधिक प्रश्नों को पकड़ सकते हैं। 6 से 10 वर्ष की बालक किस चीज़ में रुचि लेना प्रारंभ करता है? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष का बच्चा जो होता है वो विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। निम्न में से कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? इसमें कौन ऐसा बच्चा है जो बुद्धिमान नहीं है? वह जो लंबे निबंध को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, यह बिल्कुल गलत है। जो लंबे निबंध को रटने की जो क्षमता रखता है वह बुद्धिमान बच्चा होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो ये तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या है? वह जो परवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो परवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, यह बुद्धिमान बच्चा का लक्षण है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, यह भी बुद्धिमान बच्चा का लक्षण है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समाजित कर लेता है, यह भी बुद्धिमान बच्चा का लक्षण है। तो DCB बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है, लेकिन ए ऑप्शन जो यहाँ पर दे रहा है कि वह लंबे लंबे निबंधों को रटता है, बुद्धिमान बच्चा कभी भी नहीं करता है। वह रटता तो है ही नहीं, वह समझता है। क्या करता है? समझ कर पढ़ता है, वो बुद्धिमान बच्चा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए
विकास प्रारंभ होता है। विकास कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? सभी कोई बताएंगे। गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से, बाल्यावस्था में। तो विकास देखिए, जैसे भ्रूण भ्रूण जब निर्माण हो जाता है बीजांड, तो वहीं से बच्चा का पहले क्या होता है, सर का निर्माण होता है, और उसके बाद जो है वहीं से उसका विकास, जो 1 ग्राम का होगा वो बच्चा हो गया 10 ग्राम, फिर हो गया 20 ग्राम, फिर हो गया, और उसमें जो है उसकी समरण शक्ति भी आने लगती है। तो विकास का प्रारंभ जो होता है बच्चा में गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आपको बताना है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक या सर्ट। ठीक है, तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है आपके थॉर्नडाइक है। और ये जितना आपको प्रश्न हमने दिया, ये सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया गया है, इसलिए किसी को भी आप कम मत आंकिएगा, सब आपके दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए? बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया में माता पिता का क्या भूमिका होना चाहिए? ठीक है, एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि हमें जो है यहाँ पर चित्र बनाना है, उस माँ को क्या करना चाहिए? तो उस बच्चे को सिखाने के लिए ढेर सारे चित्र, रंग भरनी, सारा चिल्ला करके दे देना चाहिए कि लो तुम बनाओ और करो। ठीक है, ये कौन सी भूमिका हुई? तो बढ़ चढ़ के, आगे बढ़ के भाग लेना, अग्रोन्मुखी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अग्रोन्मुखी, आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका जो है अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है? एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, बताइएगा। एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, यह किस विकार से प्रभावित है? आपको हमने इसके पहले ये यहाँ पर मानसिक विकार क्या है, ये मानसिक विकार का वीडियो आपको हमने दे दिया है, उसमें पूरी तरह से आपको डिटेल्स किया है। और यहाँ से तो 2 प्रश्न आपके निकलेंगे, 2 प्रश्न आपके जेटेट में आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप देखिएगा, एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, हमने उसमें बताया था कि बच्चा क्या करता है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा होता है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा होता है। तो लक्ष्य है, देखिए लक्ष्य है तो इसको याद रखिएगा लैक्सिया, लक्ष्य है तो इसको याद रखिएगा लैक्सिया। ठीक है, अब बाकी जो अगर विकार होता है तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं क्या चीज़, उसके आगे डिस लगाते हैं। ठीक है, तो डिसलैक्सिया याद रखिएगा। बच्चा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम कर रहा है, एम को डब्लू पढ़ रहा है, सा को वाज पढ़ रहा है, सा को वाज पढ़ रहा है, यानी बच्चा को पढ़ने वाली प्रॉब्लम है, समस्या है। इसीलिए हम लोग उसको याद रखते हैं लक्ष्य वाली बातों से कि लक्ष्य को बच्चा क्या पढ़ रहा था, लुक्स पढ़ रहा था। तो लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था, तो लक्ष्य से याद रखिएगा लैक्सिया, लक्ष्य से याद रखिएगा लैक्सिया, और यह बनेगा विकार है, इसलिए डिसलैक्सिया। ठीक है, तो पढ़ने वाला प्रॉब्लम इसमें जाएगा, याद रखिएगा। उस वीडियो को तो आप लोग देखना एकदम मत भूलिएगा, जितना हो सके शेयर अवश्य कर दीजिएगा। देखिए, आपको हम यहाँ पर कम सीडीपी पढ़ाते हैं, ये नहीं सोचिएगा कि आपको हम पूरा पोथा देने जा रहे हैं, बहुत कम देने जा रहे हैं, लेकिन भिड़ाने ज़्यादा जा रहे हैं, एकदम गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जुड़िए। जो भी अभी शिक्षक माताएं बहनें नहीं जुड़ पाई हैं, जो भी यहाँ से जैक का PDF नोट्स वीडियो लेना नहीं पाए हैं, नहीं ले पाए हैं, अभी भी बहुत समय है आपको। देखिए, इतना पढ़ने के लिए अगर आप तन मन धन लगाएंगे ना, तो आपको मैं बताता हूँ कि 3 दिन का समय आपके लिए काफ़ी होगा। इसलिए 3 दिन पहले भी आपको मिलता है, तो यहाँ से जैक का नोट्स लेकर के और PDF लेकर के, वीडियो लेकर के, कुछ भी मिले, 3 दिन का समय काफ़ी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है और 2 × 8 = 15 कह रहा है, यह किस विकार से संबंधित है? लीजिए भैया, आ गया, 2 और 2 को 5 कह देता है, 2 × 8 को 15 कह देता है। बताइए यह किस विकार से ग्रसित है? एलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या अफेजिया, क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से आप इसको पकड़िएगा ना। 2 + 2 = 5। बच्चा ने क्या किया है? बच्चा ने क्या किया है?
कैलकुलेशन करने में गलती किया है, कैलकुलेशन करने में गलती किया है। अब 2 गुने 8 बराबर 16 लिख रहा है, बच्चा ने क्या किया, कैलकुलेशन करने में गलती किया ना। तो देखिए कैलकुलेशन वाली गलती जो रहेगा ना, तो कैलकुलेशन से याद रखिएगा कैलकुलिया, कैलकुलेटर देखते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलिया, मैंने कैलकुलेशन से याद रखिएगा कैलकुलिया, और यह विकार है इसलिए इसके पीछे लगाइएगा डिस, तो डिसकैलकुलिया होगा। कौन सा विकार से बच्चा प्रभावित है, डिसकैलकुलिया से ग्रसित है वह बच्चा। क्लियर हो गया आप लोगों को, एकदम क्लियर। इसका सब रोग हम आपको इस तरह से बताए हैं ना कि आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको 100% ये जो मानसिक विकार वाला प्रश्न जो 2 गो आएगा, 2 गो नहीं आएगा तो 1 गो तो 100% मोहर मार देते हैं हम आपको, ठीक है। उसको देख लीजिएगा तो वहाँ से एक प्रश्न आपका छपना है और सभी रोग विकार को उसमें बता दिया गया है। तो इतना देखने के लिए आपको यहाँ पर इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का हमने करवाया है, आप अभी के अभी यहाँ पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर रहा है, यह किस विकार से संबंधित है। गणित में क्या होता है भैया बता दीजिए, कैलकुलेशन आप करते हैं ना, तो कैलकुलेशन से क्या याद कर लीजिएगा, कैलकुलिया याद कर लीजिएगा, कैलकुलिया, और उसमें विकार है इसलिए डिस लगाइएगा, डिसकैलकुलिया हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया होगा, जिसका क्लियर होगा लाइक बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए अभी के अभी तुरंत, जिससे सब कोई यहाँ पर पास कर सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर बुद्धि लब्धि का है। अगला प्रश्न किसका है, बुद्धि लब्धि का है। यहाँ से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में छपने जा रहे हैं, यहाँ से 2 प्रश्न एग्जाम में छपने जा रहे हैं। और बुद्धि लब्धि का विस्तृत पाठ्यक्रम जो है आपको पहले ही तैयारी करवा दिया गया है, दे दिया गया है। हम यहाँ पर पूरे पाठ्यक्रम का मिक्स प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आपका अभी न्यू सिलेबस दिया गया है, न्यू सिलेबस में यह दिया गया है आपको, ठीक है। तो 10 न्यू सिलेबस में भी था, ओल्ड सिलेबस में भी था, दोनों में ये दिया गया है। अब देखिएगा 10 वर्ष के बच्चा का, 10 वर्ष का बच्चा है लेकिन उसका दिमाग कितना काम कर रहा है, 7 वर्ष के बच्चा का बराबर है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है आपको बताना है। बच्चा है 10 वर्ष का, यानी वास्तविक आयु जो अभी उसका आयु है, वास्तविक आयु वो कितना साल का है, 10 वर्ष का। लेकिन 10 वर्ष में उसका मानसिक विकास जो हुआ, उसकी मानसिक आयु कितना है, तो वह 7 वर्ष के बच्चा के समान है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, बुद्धि लब्धि एकदम निकालने के लिए सीख जाइएगा। मेरा वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, और जो नहीं देख पाए अभी कॉल कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में यहाँ से तैयारी के लिए जुड़ जाइए। 1 से 5 की शिक्षक की भी तैयारी 500 रुपये में, 6 से 8 शिक्षक की तैयारी 500 रुपये, दोनों के लिए आपको 900 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। तो अभी जुड़िएगा। चलिए देखते हैं, इसमें भी आपको हम बताते हैं, ठीक है। बुद्धि लब्धि का देखिए सूत्र होता है IQ इंटेलिजेंस कोसेंट जो होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है MA/CA × 100, ठीक है। यानी मेंटल एज क्या होता है, मेंटल एज यानी मानसिक आयु, क्या हो गया मानसिक आयु, और बट्टा में हो जाएगा वास्तविक आयु, क्रॉनिकल एज, CA मैंने क्रॉनिकल एज, और इंटू हो गया 100, ठीक है। तो यहाँ पर आप अभी देखें हैं, इसमें बच्चा 10 वर्ष का बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष का बच्चा है, यानी वास्तविक आयु कितना है 10 वर्ष, और मानसिक आयु कितना है 7 वर्ष। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या हुआ, मानसिक आयु, तो मानसिक आयु 7 वर्ष, वास्तविक आयु वास्तव में बच्चा 10 साल का है, और इंटू में करेंगे 100, 10 दहियम कितना हो गया 100, 7 दहियम कितना हो गया 70। बुद्धि लब्धि कितना है बच्चा का 70 है। समझ में आया कि नहीं आया, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा बटन दबाइए जल्दी, ठीक है। चलिए सब कंप्लीट इतना में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो जुड़े हुए हैं उनके लिए ये नोट्स बनाया मिलता है, सब कुछ देखिए बना हुआ है, आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ठीक है। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष है, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष का है। वह किस प्रकार का बच्चा है, प्रतिभाशाली, सामान्य, प्रखर या तीव्र, ठीक है। तो 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष का ही है, तो वह बच्चा किस वर्ष का है आपको बताना है। क्लियर हो जाएगा ना। तो देखिए आपको क्या बताए थे, मानसिक आयु क्या बताए थे, बोल दीजिएगा, मानसिक आयु बट्टा क्या बताए थे, वास्तविक आयु, और क्या बोले हैं बताइए जल्दी 100। मानसिक आयु कितना है बताइए, 10 वर्ष का बच्चा है, बच्चा 10 वर्ष का है, तो जो ये रियल एज बताया ना, तो ये वास्तविक आयु हो गया। मानसिक आयु देखिए 10 वर्ष का भी है, मानसिक आयु यहाँ 10 वर्ष का अलग कर लीजिए, ठीक है। तो मानसिक आयु 10 वर्ष है, यहाँ पर रखेंगे हम मानसिक आयु उसका 10 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष, और इंटू करेंगे 100, 10 से 10 तो कट गया, बच्चा 100, यानी बच्चा का बुद्धि लब्धि 100 है, 100 है मतलब वह क्या है
तो वह सामान्य है। वह क्या है? सामान्य बच्चा है, सामान्य बच्चा है। ठीक है, चलिए देखिए, ये इसका डायग्राम भी आपको हम दे दिए, कौन प्रतिभाशाली है कौन है। बस आपको देखिए वीडियो देखकर जुड़ने की आवश्यकता है। आपको इस प्रकार जेटेट में मार्क्स उठेगा कि आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे भाई जी। भाइयों बहनों, आपको जिस तरह से करना है, आपको तैयारी सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर होगा। बहुत कम समय में, कम प्रश्न में ज़्यादा भिड़ेगा। जैक का ये नोटिस, जैक का ये किताब से सारा कुछ मिल रहा है आपको। ठीक है, अभी जुड़िएगा। चलिए अगला देखिएगा। गिरोह या गैंग वाली अवस्था कही जाती है। गिरोह या गैंग वाली अवस्था कही जाती है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो गिरोह या गैंग वाली अवस्था बच्चा जो है वो बाल्यावस्था में बनाता है, कुछ कुछ बाल्यावस्था में होता है। और किशोरावस्था तो तनाव की अवस्था है, इसमें ज़्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत लोग कहिए किशोरावस्था, लेकिन ज़्यादा करके बच्चा गैंग में है जो बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, वो कब? तो 6 से 12 वर्ष जो होता है उस अवस्था में ज़्यादा बच्चा लोग गिरोह बना के घूमता फिरता है, खेलता कूदता है। ठीक है, उसके बाद वाली अवस्था में थोड़ा कम हो जाते हैं ना। अगला देखिएगा, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? बताइए, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? प्रश्न आया हुआ था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये हमें बताइए, शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है? बताइए, शैशवावस्था में ये कल्पना जगत में विचरण करता है भाई। ये तो कल्पना जगत में विचरण कर रहा होता है, कुछ जानता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसका क्या है, कौन क्या है, नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है। तो ये इसमें नैतिकता का अभाव होगा कहाँ से? वो अगर कुछ भी कर रहा है तो वो अपनी सूझबूझ खो करके कर रहा है ना, तो इसमें नैतिकता होता ही नहीं है शैशवावस्था में। यानी शैशवावस्था में ही तो नैतिकता का अभाव होता है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है। क्लियर ना? क्लियर हो गए आप सभी? चलिए सर ने देखिए, आप अभी एक अभियान चलाइए और अपने जो जुड़े हैं कम से कम देखिए, अपने जितने भी रिलेशन के लोगों को जोड़िए, आपके लिए यह रामबाण बनेगा 500 रुपये। ठीक है, इस 500 रुपये में आपको 1 से 5 की तैयारी हो जाएगी या 6 से 8 की, दोनों के लिए 900 रुपये में जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर कंप्लीट मैं करवाऊँगा। आप यदि अभी तक कल्पना किए हों कि मेरा 70 नंबर आएगा, तो किसी भी तरह से हम आपको 20 नंबर बढ़वाएंगे। अगर 100 नंबर आपको लाने का कल्पना है तो मैं 120 करवाऊँगा। जल्दी जल्दी जुड़िए और लोगों को जोड़िए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो क्या था? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किसने कहा था? बताइए, बार बार हमने पूछा, स्टैनले हॉल ने कहा था। 101 बार प्रश्न आ गया, सब राज्य में पूछ दिया, आपके राज्य में भी आ जाएगा। ठीक है, आपके राज्य में भी आ जाएगा। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? आपको बताना है कि मानव का जो विकास है वो किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, वंशानुक्रम या वातावरण, या इनमें से कोई नहीं। आपका सिलेबस में वंशानुक्रम पढ़ना है, पता है ना? वंशानुक्रम पढ़ना है, यही वंशानुक्रम। वातावरण पढ़ना है, यही वातावरण। आप लोग देखिए खाली कमेंट करते सर नैकावा सिलेबस हवा के लेके चली। अरे भैया, पुरनका वो में है, कुछ चेंज किया है, सभ्य के पटक न दिया है। ठीक ना? सभ्य नहीं, यहाँ पर देखिए जो मेन पेपर है उसको गलत किया है। वो तो आपको यहाँ पर ये है ही नहीं, जेटेट का सिलेबस, जेटेट सिलेबस है ही नहीं। वो तो यहाँ पर सिलेबस आपका है पीजीटी का, टीजीटी का। उसको मेहनत करने का मन नहीं किया, पीजीटी काटा और टेट लगा दिया। नेट का सिलेबस है, उसको यहाँ पर नेट न लेके जेटेट कर दिया। वो तो क्या करते हैं लोग, इसमें मेहनत करते ही नहीं है कोई। इसमें पैसा मिल रहा है अधिकारी को कि सिलेबस बनाएगा, उन लोग ध्यान देता ही नहीं है झारखंड में विद्यार्थियों पर। तो यहाँ पर देखिए होता है आंदोलन, यहाँ पर होता है आंदोलन, और आंदोलन करके सब विद्यार्थी आज तक जीतते हैं। तो ये तो जीत होगी ना, इसलिए आप परेशान मत होइए। आप अगर घर बैठे हैं तो खाली उनका साथ दीजिए कम से कम। ठीक है, तो आपका सिलेबस चेंज होगा, नहीं भी होगा तो प्रश्न इधर ही से आएगा घूम फिर के, वो लिखने दीजिए जो लिखा है। चलिए अगला देखिएगा। तो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो वह परिणाम है वंशक्रम और उसके रहने का वातावरण का परिणाम है आपका मानव विकास। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। प्रारंभिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किससे बेहतर मानते हैं? प्रारंभिक विद्यालय का बालक किससे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या ये सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अच्छा जो माना गया है सीखने के लिए, वो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, स्वयं करके ही लोग ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, किस देश के मनोवैज्ञानिक है बताइएगा। सब कुछ अभी आपको बता दिए हैं, अब आपकी पारी है टेस्ट में कितना आप कर पा रहे हैं।
थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? रूस, स्वीडन, जर्मनी या अमेरिका। ठीक है, तो थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया? देखिए, इसको पकड़ने का एक तरीका आपको हम बता दे रहे हैं कि कैसे किस जानवर पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बिल्ली, चूहा, कुत्ता, सब पर अलग अलग यहाँ पर वैज्ञानिक आएंगे, लेकिन थॉर्नडाइक अगर पूछेगा किस पर प्रयोग किए तो देखिए, इसका याद करने का एक छोटा सा मकसद आपको बताते हैं। थॉर्नडाइक लिखते हैं अपना, थॉर्नडाइक लिखेंगे ना, थॉर्नडाइक, लास्ट यहाँ पर अक्षर क्या आ रहा है? क आ रहा है ना, तो क से क्या लिखिएगा? कैट लिखिएगा, और कैट का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्ली। यानी थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया उस जानवर का नाम क्या था? बिल्ली। ये भी पूछा जाता है बिल्ली कैसी थी, तो बिल्ली नहीं, उसको बताइएगा भूखी बिल्ली। क्या बताइएगा? भूखी बिल्ली। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया? भूखी बिल्ली का प्रयोग किया है। अगला है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? बुद्धि का, ये देखिए हमने पहले भी आपको जो PDF दिया है उसमें बताया हुआ है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है। समूह का सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, विकासमात्मक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के बारे में बताया है कि बहुत तरीकों से बुद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, बहुत तरीकों से बुद्धि लगाया जा सकता है, इसलिए बहुत आ गया तो बहुकारक सिद्धांत है। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? इसमें से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? गेस्टेलवाद का सिद्धांत, देखिए ये पढ़ना नहीं इसलिए देखा नहीं जाएगा। क्लासिकल थ्योरी, ये भी आपका नहीं है। मनोविश्लेषणवाद, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। क्लियर है? राइट आंसर इसका डी होगा। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? देखिए, आपको यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओल्ड या न्यू जो भी सिलेबस होते हैं, डेली आपको हम यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स आपके लिए छाट छाट के ला रहे हैं, जो कि यूपी में, MP में, CG में जहाँ जहाँ से पूछा गया वहाँ वहाँ से निकाल रहे हैं। तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा कि आप यहाँ से जुड़ करके और इम्पोर्टेंट सारे प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो आप सभी अभी कभी यहाँ पर देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और सारा नोट्स PDF तैयारी कर सकते हैं। नोट्स भी, क्लास भी, साथ में बात करने की सुविधा भी, सब कुछ व्हाट्सएप से जोड़ करके आपको करवाया जा रहा है। इसलिए आप हमारे ग्रुप में जरूर जुड़िए और अच्छे मार्क्स अवश्य लाइए। ठीक है, तो पशु वैज्ञानिक का पितामह किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक साहब को ही कहा जाता है। सीखने का नियम किसने दिया? सीखने का नियम किसने दिया? तो यहाँ पर जो सीखने का नियम है वो बार बार प्रयत्न करता है आदमी, तो भूलवश वो क्या होता है, काम हो भी जाता है। ठीक है, तो सीखने का नियम किसने दिया? स्किनर ने, फ्राइड ने, थॉर्नडाइक ने, एडलर ने। सीखने का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने यहाँ पर सीखने का नियम दिया है। अगला प्रश्न है, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? अभी ही तो देखिए आपको हम सब चीज़ बताए थे। S स्टिमुलस है और R रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये उद्दीपन है। उद्दीपन मतलब जो खाने की वस्तु होती है जिससे देख के लोभ लालच आ रहा है, तो उसको देख करके आपका रिस्पॉन्स अनुक्रिया होगा। क्या होगा? अनुक्रिया होगा, किसको हम किस तरह से खा जाएं। ठीक है, जिससे आपका पेट भरता है। तो उसके लिए आदमी बहुत तरह से प्रयास करता है। प्रयास करने के क्रम में क्या होता है, उससे भूल भी होता है। उससे क्या होता है? भूल भी होता है। लेकिन वो उस चीज़ को क्या कर लेता है? सीख लेता है। उस चीज़ को क्या कर लेता है? बार बार प्रयास करता है, तो भूल से भी, गलती से भी प्रयास करते रहने से वो उसको सीख लेता है। तो उसी को कहते हैं उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत। क्या कहते हैं? उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपको क्लियर हो गया। उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक साहब ने दिए हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक साहब ने, और किस पे दिए हैं? तो बिल्ली यानी भूखी बिल्ली के लिए दिए हैं। ठीक है, और ये किस पर लागू होता है? तो ये सभी बच्चों पर भी लागू हो जाता है। पढ़ने वाले सभी बच्चों पर भी लागू होता है कि अगर इस तरह से किया जाए तो बच्चे में अगर भूख जाएगी पढ़ाई की, तो वह पढ़ाई को जरूर समर्पित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा।
एसआर सिद्धांत किसने दिया? देखिए एसआर सिद्धांत अभी हो गया, एस से स्टिमुलस उद्दीपक, आर से रिस्पॉन्स अनुक्रिया, यानी उद्दीपक अनुक्रिया ही यहाँ पर पूछ रहा है कि सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने, हल ने, एडलर ने या थॉर्नडाइक ने? तो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। ठीक है। बाल्यावस्था किस उम्र तक को माना जाता है? 0 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर। ठीक है। बाल्यावस्था किस उम्र तक को माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो बाल्यावस्था होता है तो सबसे पहले क्या होता है, आप सभी जानते हैं, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर वृद्धावस्था। तो शैशवावस्था जो माना जाता है वो हम लोग लेकर के चलते हैं 0 से 6 या कहीं कहीं मिलेगा 1 से 6। ठीक है। फिर अगला बार जो हम लेके चलते हैं बाल्यावस्था तो होता है 6 से 12, फिर किशोरावस्था तो 12 से 18, यानी 6 का टेबल समझिए, याद रखना है, 6, 6 दूनी 12, 6 18 और 18 से ऊपर। ठीक है। तो 6 तक का शैशवावस्था, 12 तक 6 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था और ऊपर वाले को हम लोग यहाँ पर कहेंगे वृद्धावस्था। ठीक है। तो प्रश्न था बाल्यावस्था किस उम्र तक को माना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर कितना आ रहा है? बी आ रहा है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार टेट और सीजी टेट दोनों का ये प्रश्न है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बच्चा के बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? देखिए बौद्धिक विकास से एक प्रश्न रहता है, बच्चा के बौद्धिक विकास की कितनी अवस्था में बांटा गया है? ठीक है। ये यूपी टेट का प्रश्न है आपका और सीजी टेट का भी है। देखिए 2, 3, 4 या 6 बच्चा के बौद्धिक विकास की कितनी अवस्था है? ठीक है। तो बच्चा के बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं हैं। 4 किस में दिया गया है? सी में दिया गया है। सी इसका राइट ऑप्शन है। अब बोलिए वो 4 अवस्थाएं कौन कौन ये आप लोग सभी को याद है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो वो पहला अवस्था है शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था। दूसरा क्या हो जाता है? बाल्यावस्था। तीसरा क्या हो जाता है? किशोरावस्था। और चौथा क्या हो जाता है? वृद्धावस्था। ठीक है। तो बच्चा के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। याद हो गया ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विद्यालय में बच्चा किसके साथ रहना पसंद करता है? बताइए, प्रश्न आया है यूपी में और एमपी में। विद्यालय में बच्चा किसके साथ रहना पसंद करता है? शिक्षक के साथ, प्रधानाध्यापक के साथ, समवयस्क समूह के साथ? कोई नहीं। तो बच्चा समवयस्क समूह के साथ ही रहेगा, अपने बराबरी उम्र वाले के साथ वो रहता है। न तो वह शिक्षक के साथ रहना पसंद करेगा, न तो वह प्रधानाध्यापक के साथ रहना पसंद करेगा। पसंद किसके साथ करेगा? तो समवयस्क समूह, यानी अपने बराबरी स्तर के बच्चों के साथ रहना पसंद करेगा। ठीक है। चलिए देखिए अगला, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। ठीक है। प्रश्न आया है, बिहार टेट का प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए या सभी के लिए? ठीक है। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है सबसे अधिक तो ऐसा मान लीजिए शिक्षक के लिए है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पर शिक्षक को भी हो तो बहुत अच्छा है, प्रधानाध्यापक को भी हो तो अच्छा है और अभिभावक को भी ज्ञान हो तो अच्छा है। यानी इसका आंसर अगर कोई कहे तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, सभी के लिए आवश्यक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक अध्यापक के द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उससे ज्ञान होगा। प्रश्न यूपी टेट में पूछा और एमपी टेट में। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएंगे। एक अध्यापक के द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। मतलब एक शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होगा? जब वो अपना शिक्षण कार्य जो है बहुत ही अच्छा ढंग से कर सकता है। मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का, नैतिक शिक्षा का, प्रयोगात्मक सिद्धांत का या कोई नहीं? ठीक है। तो एक शिक्षक तब भी प्रभावी ढंग से अपने विद्यालय में काम अच्छा से कर सकता है जब उसे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान हो। किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान हो। ठीक है। तो वह शिक्षक जो है अच्छा कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की
क्यों आवश्यकता है, ये पूछा गया था आपका सीजी टेट में। कहाँ पूछा गया था? सीजी टेट, छत्तीसगढ़ टेट में। तो वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता किस लिए है? सर्वांगीण विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, परंपराओं के लिए, या कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो आवश्यक है वो देखिए सर्वांगीण विकास, आजकल चाहिए सर्वांगीण विकास, यानी सभी क्षेत्रों में विकास उसको मिले। तो इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने से बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षक देख पाते हैं। तो सर्वांगीण विकास इसका आंसर होगा। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नता के आधार पर, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नता के आधार पर पहचानने के लिए एक शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नता के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षण विधि का, शिक्षण अधिगम का, विद्यार्थियों के व्यवहार का, या शिक्षा मनोविज्ञान का? किसका ज्ञान होना चाहिए? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए किसका? शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के यदि ज्ञान है तो वह सब कुछ कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। समय सारणी में याद रखिए, समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? जैसे आप जब विद्यालय जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या पढ़ाना पसंद करते हैं क्लास में? तो वो देखिए चलता है गणित, ठीक है, या चलता है विज्ञान। इसका कारण क्या है? तो ये मनोविज्ञान सेट है कि पहले यदि पढ़ाया जाए, गणित विज्ञान कठिन विषय है तो ये पहले पढ़ाया जाएगा तो बच्चे उस समय क्या होते हैं? तो बच्चे उस समय एकदम तरोताज़ा होकर के विद्यालय आते हैं, और उस समय यदि इसका ज्ञान दे दिया जाए तो बच्चा सीखने को एकदम उस समय तत्पर हो रहते हैं। और फिर धीरे धीरे समय जैसे बढ़ता है तो बच्चा को पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो ये समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विज्ञान क्लास पढ़ाते समय क्यों रखा जाता है? तो इसका रखने का कारण जो है वो मनोविज्ञान का सिद्धांत है। मनोविज्ञान के सिद्धांत के आधार पर ही जब भी क्लास होता है तो सबसे पहले गणित और विज्ञान को पढ़ा दिया जाता है बच्चों को, क्योंकि उस समय वे क्या रहते हैं? तो उस समय वह तरोताज़गी महसूस करते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का, निर्देशन का, परामर्श का, या कोई नहीं। ठीक है, तो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में जो योगदान होता है वो आपका शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान बहुत ही प्रबल होता है। अगला है सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? शिक्षण के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का उपयोग के लिए, श्यामपट्ट का प्रयोग के लिए। तो सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का उपयोग करना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आप सफल हो पाइएगा। बुद्धि परीक्षण विषय है। बुद्धि परीक्षण किसका विषय है? आपको बताना है कि जो बुद्धि परीक्षण है वो किसका विषय है? शिक्षा मनोविज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, या कोई नहीं। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण या बुद्धि लब्धि ये किसके अंतर्गत पड़ता है लोग? तो शिक्षा मनोविज्ञान। किसका पड़ता है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो बालक कौन कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह कौन है? मंद बुद्धि, समस्यात्मक बुद्धि, पिछड़े हुए, या सभी? तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में सभी का विकास करना है। ठीक है, सभी का विकास करना है। राइट आंसर सभी हो जाएगा। इसमें वृद्धि के संबंध में क्या सही है? वृद्धि के संबंध में क्या सही है? वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि कभी भी हो सकता है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, यह सभी। ठीक है, तो देखिए वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये गलत है। एक सीमा तक जाने के बाद एक उम्र तक यह रुक सा जाता है। ठीक है, मतलब किशोरावस्था में लगभग बच्चे लोग का उम्र 17-18 साल, तो इस समय तक क्या होता है? वृद्धि होता है, लेकिन इसके बाद बच्चों में जल्दी वृद्धि नहीं होता है, अब उतने ही पर वह रुक जाता है। ठीक है, तो वृद्धि के संबंध में क्या सभी है? तो वृद्धि जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, गलत है। वृद्धि कभी भी हो सकता है, ये भी गलत है। एक निश्चित समय के बाद वृद्धि नहीं हो सकता है।
वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है या सभी। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है कि वृद्धि क्या होता है, एक निश्चित समय तक चलता है, उसके बाद नहीं होता है।